हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला ग्रुप ओपनिंग दोस्तों लिटरेसी में। और मैं हूं आपका एग्ज़ाम वाला दोस्त विशाल। आज का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम संविधान के 30 इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 30 मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बीपीएससी, ग्रुप डी, दारोगा या किसी भी लेवल के एग्जाम्स हो, उससे सवाल आर्टिकल से अगर पूछे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ये आर्टिकल्स का पार्ट 1 है और भी पार्ट्स में लेकर आऊँगा। इसमें हम 30 सवाल को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उनको रिविज़न भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी अदर सीरीज भी है दोस्तों, उनको भी आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आई होप आपको पसंद। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो आयोग से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में मैंने 4-5 आयोग कवर किए हैं। ओके, तो उनको बहुत अच्छी तरह देखेंगे। तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल 280 के अंदर आता है। आर्टिकल 280 संविधान के भाग 12 यानी पार्ट 12 में है। अभी वित्त आयोग का कौन सा सदन सत्र चल रहा है? तो ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दोस्तों NK सिंह साहब। अच्छा, पहले वित्त आयोग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी साहब। ये भी आपको नोट डाउन करना है, पहला और प्रेजेंट। ओके, अगला प्रश्न फिर से आयोग से है दोस्तों, चुनाव आयोग। कौन सा आयोग? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है दोस्तों? तो ये आर्टिकल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 324 के अंदर आता है। ये संविधान के भाग 15 में वर्णित है, पार्ट 15 में। ओके, अभी 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। इनका नाम क्या है? तो सुनील अरोड़ा साहब। इनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर, चीफ नहीं, 2 इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम अशोक लवासा और सुशील चंद्रा जी हैं। उनको भी नोट डाउन करेंगे आप लोग। अगला, और ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये थे सुकुमार सेन साहब। ओके, ये भी नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न अगेन आयोग से है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल आता है 315 के अंदर। ये भाग 14 पार्ट 14 में है और अभी इसके हेड है अरविंद सक्सेना साहब। इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये लोकसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन आरक्षण किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा। तो ये किस आर्टिकल के अंदर वर्णित है? तो आर्टिकल 330। आप खुद भी अपने आंसर चेक करोगे कि आपके 30 में कितने सही हुए और उनको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो आर्टिकल 330 के अंदर ये वर्णित है। और टोटल लोकसभा में अगर नंबर पूछा जाए तो 131 131 सीट्स रिजर्व है एससी और एसटी के लिए। ओके, अब अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? किस आर्टिकल में वर्णित है? कहाँ से लिया गया, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अमेंडमेंट अफ्रीका से लिया गया है। ए से अमेंडमेंट, ए से अफ्रीका। ओके, और आपको कंफ्यूजन इसमें और इसमें हो रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 368 आर्टिकल में, और ये पार्ट 20 भाग 20 में है संविधान के। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अंडर विच आर्टिकल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन राज्यसभा? तो ऑल इंडिया सर्विसेज से ही प्रश्न क्यों? बहुत सारे विषय हैं, तो इनसे ही प्रश्न क्यों? इनसे प्रश्न इसलिए दोस्तों कि ऑल इंडिया सर्विसेज की जो डिपार्टमेंट है उसमें राज्यसभा को लोकसभा के ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर जितने भी डिसीजंस लेगा वो कौन लेगा? राज्यसभा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल 312 के अंदर आता है। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत बार
यूपीएससी में बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो अंडर विच आर्टिकल देयर इज प्रोविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर? तो 124 के अंदर, बहुत बार पूछा गया, अगेन आयोग से सवाल है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है? अब देखो 5 तरह के रिट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, इनको मैं एक छोटी वीडियो में कवर कर दूंगा तो कौन कौन से होते हैं। अभी फिलहाल ये देख लो कि ये क्यों जारी होता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए नागरिकों के सुप्रीम कोर्ट ये जारी करता है। और ये किस आर्टिकल के अंदर जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के अंदर, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा था इस आर्टिकल को, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? ज्वाइंट सेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुला सकते हैं? तो देखो ज्वाइंट सेशन बुलाया क्यों जाता है? तो मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर असहमति है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा नहीं कर रहा, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा नहीं कर रहा, उस समय दोनों सदनों के मतभेद के कारण ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, दोनों सदनों का मिलाकर, और ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 108 के अंतर्गत। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक, मनी बिल किसके अंतर्गत आता है? तो धन विधेयक जो है 110 आर्टिकल के अंदर, अंडर 110 के अंदर ये बिल आता है, मनी बिल। मनी बिल में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है बजट संबंधी, मनी बिल संबंधी, राज्यसभा को इसके अंदर कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ओके, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट, मतलब प्रेसिडेंट है कोई, उनको अगर हटाना है किसी कारणवश, वो योग्य नहीं है, उन पर क्रिमिनल कोई केस है जो साबित हो चुका है, वो अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हैं, तो उस समय हम लोग जो सहारा देती है संसद, उनको हटाने का, उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। और ये इम्पीचमेंट का आर्टिकल 61 में मेंशन मिलता है। तो राष्ट्रपति को हटाना 61 आर्टिकल इम्पीचमेंट, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष में बराबरी के समय किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को वोट डालने का अधिकार है? तो देखो मान लो ये लोकसभा है, इसमें कोई बिल आया जिसके फेवर में 50% वोटर है और जिसके अगेंस्ट 50% वोटर है, उस समय क्या होगा? जब टाई हो जाएगा तब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, वो वोट डालेंगे, जिसको कास्टिंग वोट कहते हैं। ये किस आर्टिकल के अंदर डालेंगे? तो देखो 50% फेवर में, 50% अगेंस्ट में, तो याद रख लेंगे 50 + 50 100, यानी इस आर्टिकल के अंदर ये डाला जाएगा वोट। ओके, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने किसे हृदय एवं आत्मा कहा था? संविधान के किस अनुच्छेद को? तो मैंने ये पहले ही प्रश्न में बता दिया, आर्टिकल 32 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों 21A में। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, इतना आपको याद रखना है। अभी फिलहाल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार इसी आर्टिकल के अंदर मिलता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 किसके संबंधित है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चाइल्ड लेबर से संबंधित है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन राइट है ये। ओके, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17, बहुत ही आसान प्रश्न, ये तो सब जानते होंगे, तो ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत निषेध कानून। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले ये समझो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो देखो अलग अलग रिलीजन है हमारे देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, अलग अलग रिलीजन है, तो सब के लिए एक ही कानून है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी ये हमारे देश में लागू नहीं है। कैसे? तो हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है,
सिखों के लिए कुछ अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए कुछ अलग कानून है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुसलमान के लिए मुसलमान मैरिज एक्ट अलग है। हिंदुओं को अगर शादी करनी है तो उनको पहले एक को डाइवोर्स देना होगा, तभी वो दूसरी शादी कर सकते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है, वो शादी बिना डाइवोर्स के भी कर सकते हैं। उसी तरह सिख जो है हेलमेट नहीं लगाएंगे, वो पगड़ी पहनेंगे तब भी वो चल सकते हैं, फाइन नहीं होगा, जबकि हिंदुओं और मुसलमानों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म हैं और चारों बराबर हैं, यानी डीपीएसपी के अंदर 44वें संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद में ये वर्णन मिलता है। हमको याद करने का तरीका आपने देख लिया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ये किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 51 का 51A। और किस भाग में? भूण ए में। और इसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी? सरदार सवर्ण सिंह आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज शुरुआत में जब ये लागू हुआ तो 10 थे, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब इसको लागू किया गया उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। और ये लिया कहाँ से गया है फंडामेंटल ड्यूटीज? तो ये रसिया से लिया गया है, इतना आपको याद रखना है। तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ओके, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, इस अनुच्छेद के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये किसके अंदर आता है? तो 19(1) के अंदर ये प्रावधान किया गया है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंदर बजट का प्रावधान है? देखो, बजट का मतलब होता है चमड़े का बैग, और हर साल फाइनेंस मिनिस्टर हमारे चमड़े के बैग में बजट लाते थे। लेकिन इस साल क्या किया गया कि चमड़े के बैग को हटाकर बही खाता के रूप में हमारे जो पारंपरिक वेशभूषा में बजट को पेश किया गया। और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 112 के अंदर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान का अधिकार रखते हैं? तो देखो, राष्ट्रपति मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई कोर्ट है जिन्होंने किसी को सजा दे दी है तो उसको क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अंदर रखते हैं। बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। यहाँ से आपके लिए एक होमवर्क बनता है दोस्तों कि जिस तरह राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार 72 के अनुच्छेद के अंदर है, उसी तरह राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंदर ये अधिकार प्राप्त है? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखेंगे तभी याद हो पाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो पहले समझ लो ऑर्डिनेंस होता क्या है। अध्यादेश जब संसद सत्र में नहीं हो और पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो उस समय क्या होता है कि अगर कोई बिल लाना है तो अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति लाते हैं। वो भी एक बिल एक कानून की तरह ही काम करेगा, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को 6 हफ्ता के अंदर 6 वीक्स के अंदर यानी कि 42 दिनों के अंदर अंदर संसद से पारित करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो निरस्त हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाते हैं? तो 123 123 के अंदर ये लाते हैं। उसी तरह राज्यपाल भी अध्यादेश लाते हैं, जो लाते हैं 213 के अंदर। अब देखो, राष्ट्रपति बड़े हैं, 1 नंबर पे हैं, तो याद रखेंगे 1 2 3, और गवर्नर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे राष्ट्रपति के बाद, तो ऑर्डिनेंस वो लाएंगे 2 1 3। बस इतना आपको याद रखना है, ट्रिक आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगेन आयोग से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो 338। अभी मैं 3 आयोग बताऊंगा, एससी बताया, एसटी बताऊंगा, ओबीसी और उनके हेड, उनको नोट करना, बहुत बार पूछे जाएंगे। तो एससी कमीशन इसके अंदर तो 338, इसके हेड कौन है? राम शंकर कठेरिया साहब। उसी तरह एसटी आयोग यानी नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, तो ये 338 ए के अंदर, और इसके हेड है नंद कुमार साई साहब। उसी तरह ओबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये किसके अंदर? 338 बी के अंदर, और इसके हेड है भगवान लाल साहनी साहब। ओके, एक और कमीशन है
वो कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसकी हेड कौन है? तो रेखा शर्मा जी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड कौन है? रेखा शर्मा जी। उनको नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश डीपीएसपी के अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आर्टिकल 40 के अंदर गठित किया जाता है। और पहला ग्राम पंचायत कहाँ बनाया गया था? राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आपको पता ही होगा ये चीज। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का अधिकार है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये डीपीएसपी का अंतिम आर्टिकल 51 के अंदर ये अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों भारत के पास। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष के कम से 6 वर्ष है उससे कम यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ये डीपीएसपी के 45वें आर्टिकल में है। अब देखो दोस्तों, एक प्रश्न में मैंने बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, और उनसे कम वालों के लिए 45 में। यह याद रखेंगे। और यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष का प्रावधान जोड़ा गया था। ओके, इतना आपको याद रखना है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही एक और मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आता है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखो, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में हटाकर लीगल राइट बना दिया गया, और इसका नाम था आर्टिकल 300A। अभी ये 300A में है। पहले ये कहाँ था? ये आर्टिकल 31 और 19 का 1F में इसका वर्णन मिलता था, लेकिन उनको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 12 में। ठीक है, पार्ट 12 में। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। तो ये जो है 352 के अंदर आता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार चीन इंडिया बार में 26 अक्टूबर 1912 में, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के साथ, और तीसरी बार 26 जून 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में। उसके बाद जो हमारा 356 है स्टेट इमरजेंसी, ये तो आए दिन लगता ही रहता है, बहुत बार लगा है। लेकिन सबसे पहली बार जो लगा था, जहाँ से सवाल बनता है, वो है पंजाब में लगा था 20 जून 1951 में, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भी वही रहा था। ओके, ये याद रखेंगे दोस्तों। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर आता है, जो अब तक कभी नहीं लगा है भारत में। और आपातकाल का प्रावधान, इमरजेंसी का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। ओके, तो आज के हमारे सारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अब आते हैं रिविजन में। तो आज हमने पढ़ा था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी हमने पढ़ा था ट्रिक के साथ 4 धर्म चारों बराबर, आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर गोवा में ये लागू है। ओके, इतना आपको याद रखना है कि एक ही स्टेट है गोवा, उसमें ये लागू है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो दोस्तों। लाइक करना, शेयर करना। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।